हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। आज की समसामयिकी में वन लाइनर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ जिन मुद्दों पर हम बात करेंगे उनमें शामिल है नटराज की प्रतिमा, फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट, कोड लामा, टेम्पो मिशन, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है उष्णकटिबंधीय ग्लेशियर को लेके। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे हम स्टैटिकल पोर्शन भी अपना कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की समसामयिकी वन लाइनर के साथ शुरू करते हैं। ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, कहां हुआ था? यह हुआ था आपके दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में और 15वां सम्मेलन था। ब्रिक्स अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है हमारे पीटी और मेंस दोनों के लिए। मेंस में अगर इस बार प्रश्न नहीं पूछता है तो 2024 के मेंस में जरूर इससे एक प्रश्न बनेगा। तो वहां होता क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स नेताओं को कुछ गिफ्ट प्रदान करते हैं। अब वो गिफ्ट है क्या और किसे देते हैं? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को तेलंगाना की बिदरी सुराही देते हैं। दक्षिण अफ्रीका की प्रथम महिला छेपो मोत्सेपे को नागालैंड की एक शॉल गिफ्ट करते हैं और ब्राजीली राष्ट्रपति लुइज इनासुआ लूला दा सिल्वा को मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग वो प्रदान करते हैं। तो इन पेंटिंगों के भी नाम आपको याद रखने हैं और किन्हें देते हैं ये भी आपको ध्यान देना है, एग्जाम में कंफ्यूजन जरूर पैदा होगा। अब आगे बात करें, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। उसमें बताया गया कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर ने पहला स्थान प्राप्त किया है, आगरा ने दूसरा, ठाणे ने तीसरा, श्रीनगर को चौथा और भोपाल को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की भूमिका की समीक्षा और पुनर्परिभाषित करने के लिए प्रोफेसर के विजय राघवन के नेतृत्व में 9 सदस्यीय विशेषज्ञों की समिति का गठन किया है। अब आगे बात करते हैं फिर से एक बार ब्रिक्स की कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस की भी यात्रा करते हैं, एक दिवसीय। अब उस यात्रा के दौरान ग्रीस की राष्ट्रपति कतेरिना सुकोलारोपोulou ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। ग्रीस भी न्यूज में था, वहां के जंगलों में आग लगी थी और मैंने एक द्वीप का नाम लिया था जिसका नाम था रोड्स। रोड्स में आपातकाल की स्थिति आ गई थी। अब आगे बात करते हैं एक पुस्तक के बारे में जो कि कल से चर्चा में है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया अ पॉलिटिकल हिस्ट्री। नॉर्थ ईस्ट भी चर्चा में रहा है, खासतौर से मणिपुर। तो इस पुस्तक के लेखक हैं सम्राट चौधरी, आप इसको ध्यान रखेंगे। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो अब 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। आदित्य L1 मिशन का संबंध सूर्य से है और लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से की जाएगी। इसरो ने जानकारी दी कि चंद्रयान 3 रोवर जिसका नाम प्रज्ञान है ने लगभग 8 मीटर की दूरी सफलतापूर्वक तय कर ली है। तो शुरुआत में वो 8 मीटर ही लगातार चला था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर अब छिंदवाड़ा में श्री हनुमान लोक का निर्माण किया जाएगा, ऐसा मध्य प्रदेश सरकार ने पुष्टि की है। अब आगे बात करते हैं फिर से ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान होता क्या है कि मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होती है और किस संदर्भ में होती है? पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास देवसांग और डेमचोक के गतिरोध वाले क्षेत्रों में लंबित मुद्दों को हल करने को लेकर एक मुलाकात होती है। अब ये है कहां पे? आप यहां पे फोटो में देखेंगे, ये जो पूर्वी लद्दाख का क्षेत्र आता है जो मैं रेड लाइन से कर रहा हूं, ये आपका देवसांग प्लेन है और इसी के आसपास डेमचोक भी स्थित है। महाराष्ट्र के पुणे में कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग है। इसने 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यान्वयन के माध्यम से भारत के पहले कार्बन नेगेटिव गैरेसीन को रूप में एक उपलब्धि प्राप्त कर ली है, जिससे इसकी कुल सौर ऊर्जा क्षमता बढ़कर 7 मेगावाट हो गई है। अब आगे बात करें, एक सिंपल सी न्यूज थी जो कहीं दबी बैठी हुई थी। ये न्यूज थी क्या थी कि उमियाम झील बनाम मेघालय राज्य को लेकर न्यायालय ने अपना एक वक्तव्य जारी किया है। तो एग्जाम के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट ऐसे होता है कि उमियाम झील का संबंध किससे है? मेघालय से है। प्रश्न ऐसे ही जनरेट होते हैं, जो भी चीज करंट में चल रही होती है बस आप उसको ध्यान से पढ़िए और हर पहलुओं को ध्यान दीजिए। तो न्यायालय ने बोला क्या है? न्यायालय ने कहा है किसी भी अन्य रोजगार के अवसर के अभाव में पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, इंफोसिस ने 3 वर्षों के लिए टेनिस के स्टार प्लेयर राफेल नडाल जो कि स्पेन से हैं को अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। खेल मंत्रालय द्वारा हांगजो एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए 634 खिलाड़ियों को भेजने की मंजूरी मिल गई है। बुडापेस्ट में विश्व चैंपियनशिप में भाला फेंक के
प्रतियोगिता के फाइनल में नीरज चोपड़ा 88.77 मीटर का थ्रो करके वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अब बात करें क्रिकेट से, तो भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने विश्व खेलों के फाइनल में प्रवेश करके इतिहास रच दिया है। फाइनल में इनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये पहली बार फाइनल खेलेंगी। पूर्व WWE चैंपियन विडहेम रोटुंडा, जिनको हम लोग ब्रे वाइट के नाम से जानते थे, 36 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। अब बात करते हैं पुतिन कल से न्यूज में क्यों थे। तो होता क्या है कि सितंबर में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल नहीं होंगे और ये ब्रिक्स सम्मेलन में भी नहीं गए थे। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने पुतिन पर यूक्रेन में युद्ध अपराधों का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यानी कि विदेश यात्रा करते समय उन्हें गिरफ्तार किए जाने का जोखिम है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आएंगे, ऐसी मतलब कि न्यूज चल रही थी। अब जब बात यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की हो रही है, तो यह विश्व का प्रथम स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। यह रोम संविधि नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा शासित किया जाता है। अब इसकी स्थापना कब हुई? तो होता क्या है कि वर्ष 1998 में 120 देश द्वारा रोम संविधि को अपनाया जाता है और 1 जुलाई 2002 को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है, ICC की, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। अब अगर हम बात करें कि लेटेस्ट कंट्री कौन सी इसके सदस्य देश बनी है, तो मलेशिया 124वां सदस्य देश इसका बना है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नीदरलैंड के हेग में स्थित है। अब क्या भारत उसका सदस्य देश है? तो उसका आंसर होगा नहीं। आप यहाँ पे इमेज में देखेंगे, व्हाइट वाला जो सेक्शन है उसमें बताया गया है नीदर शाइंड नॉर रेक्टिफाइड, मतलब उन्होंने हस्ताक्षर भी नहीं किया है और इसकी पुष्टि भी नहीं की है। तो ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये व्हाइट कलर में, ये भारत है, ये चीन है। तो भारत और चीन ने अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है और इसकी पुष्टि भी नहीं की है। लेकिन येलो सेक्शन में जो आप देख रहे हैं, इन्होंने हस्ताक्षर तो कर दिया है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं किए हैं कि इसके सदस्य देश होंगे कि नहीं होंगे। अब आगे बात करते हैं नटराज प्रतिमा की कि ये न्यूज में क्यों है। तो होता क्या है कि 28 फुट की नटराज की कांस्य मूर्ति तमिलनाडु के स्वामी मलाई से नई दिल्ली लाई जा रही है। क्यों लाई जा रही है? G20 शिखर सम्मेलन स्थल की शोभा बढ़ाने के लिए। अब ये शिखर सम्मेलन होगा कहां? ये भारत मंडपम में होगा, जो कि प्रगति मैदान में स्थित है। 9 से 10 सितंबर को इसकी डेट रखी गई है। नृत्य करते हुए भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करने वाली यह मूर्ति तमिल संस्कृति की उत्कृष्ट कृतियों में से एक के रूप में जानी जाती है। अब थोड़ा सा इसके हिस्ट्री में चलते हैं। विश्व का नटराज मूर्ति नटराज रूप में प्रस्तुतिकरण चोल काल तक पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। इसके बाद उनके इस स्वरूप की भिन्न भिन्न कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती रहीं। अब जब यहाँ पे चोल काल का जिक्र आ रहा है, तो चोल वास्तुकला का उदाहरण 11वीं-12वीं शताब्दी में निर्मित 3 महामंदिरों से है। उनमें तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण राजराजा प्रथम ने कराया था, गंगई चोलेश्वरम का बृहदेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण राजेंद्र प्रथम ने कराया था, और दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण राजराज द्वितीय ने करवाया था। ये मंदिर वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला एवं कांस्य कला के क्षेत्र में चोलों की शानदार उपलब्धि का साक्ष्य प्रदान करते हैं। अब जब बात यहाँ पे चोल की आ रही है, तो एंशिएंट हिस्ट्री के नाम पे आप लोग चोल का एक बार रिवीजन कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट न्यूज में क्यों चल रहा था। वो न्यूज में इसलिए चल रहा था कि जापान अपने इस प्लांट का जो पानी है वो प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू कर दिया है, जिसको लेके चीन, दक्षिण कोरिया, हांगकांग जैसे और वहां के खुद के भी नागरिक विरोध कर रहे हैं, जो कि फुकुशिमा में रहते हैं। लेकिन अब ये पानी छोड़ क्यों रहा है? क्योंकि उसके प्लांट में 133 करोड़ लीटर रेडियो एक्टिव पानी जमा हो चुका है। अब ये पानी आया कहां से? तो होता क्या है कि वर्ष 2011 में भूकंप आया था और सुनामी आई थी, उसकी वजह से इस प्लांट में भयानक विस्फोट हो गया था, जिससे पानी जमा हो गया था। अब इतने विरोध के बावजूद भी जापान सरकार कह रही है कि भैया ऐसा है कि ये जो पानी हम छोड़ रहे हैं, इसकी अनुमति हमको यूएन से मिल गई है। यूएन की जो एटॉमिक एजेंसी है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, उसने इसको अप्रूव कर दिया था जुलाई में ही। अब इस पानी में कार्बन 14, आयोडीन 131, सीजियम 137, स्ट्रोंटियम 19, कोबाल्ट, हाइड्रोजन 3, ट्राइटियम जैसे एलिमेंट हैं, जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। अब पानी छोड़ने के बाद होता क्या है कि इस पानी से बचने के लिए चीन ने जापान से सी फूड पर प्रतिबंध लगा दिया है और हांगकांग ने भी सी फूड इंपोर्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया।
अब जब बात यहाँ पे जापान की हो रही है और साथ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की हुई है, तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और इसका मुख्यालय वियना में है। और जापान के बारे में जो सबसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है और कई एग्जाम में लगातार पूछा गया है कि जापान के 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाएं, तो उसके आंसर हैं सबसे उत्तर में हैकेडो है, फिर होन्शु, शिकोकू और क्यूशु है। और अगर हम आकार के संदर्भ में बात करें तो होन्शु सबसे बड़ा है, उसके बाद हैकेडो है, फिर क्यूशु है और शिकोकू है। होन्शु विश्व का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है और जनसंख्या के संदर्भ में इंडोनेशिया के जावा के बाद दूसरा सबसे बड़ा ये द्वीप है। अब आगे बात करते हैं कोड लामा क्या है और ये न्यूज में क्यों था। तो कोड लामा एक एआई टूल है जिसको मेटा द्वारा लॉन्च किया गया है और एक ये बड़ा भाषा मॉडल है जो कि कोड उत्पन्न करने और चर्चा करने के लिए टेक्स्ट संकेतों का उपयोग करता है। कोडिंग कार्यों पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए कोड लामा एकदम लेटेस्ट जनरेशन है। और यहां पे बताया गया है कि इट हैज द पोटेंशियल टू मेक वर्क फ्लोज फास्टर एंड मोर इफिशिएंट फॉर डेवलपर एंड लोअर द बैरियर टू एंटायर फॉर पीपल हु आर लर्निंग कोड। तो जो कोड सीख रहे हैं अभी नए नए, उनके लिए ये उनका काम बहुत ही आसान कर देगा और बहुत तेजी से उनको ये सिखाने की क्षमता रखता है। और ये जो सपोर्ट करेगा, ये कौन कौन सी भाषाएं सपोर्ट करेगा, ये पाइथन सपोर्ट कर रहा है, C++ सपोर्ट कर रहा है, जावा सपोर्ट कर रहा है, PHP सपोर्ट करेगा, जावा स्क्रिप्ट, शी हैश जिसे हम डॉटनेट भी कहते हैं, बैश एंड मोर। अब आगे बात करते हैं टेम्पो मिशन की। टेम्पो मिशन क्या है? टेम्पो मिशन नासा से रिलेटेड है। इस साल की शुरुआत में अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने टेम्पो मिशन को लेके एक अपना सैटेलाइट भेजा था जो कि प्रदूषण निगरानी उपकरण से रिलेटेड है और अमेरिका ने हाल ही में इसको लेके अपना पहला डेटा मैप जारी कर दिया है। टेम्पो मिशन को अप्रैल में स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर मैक्सार इंटेलसेट 40E सैटेलाइट पर लॉन्च किया गया था। भूमध्य सागर से 22,000 मील ऊपरी ऑर्बिट से टेम्पो पहला अंतरिक्ष आधारित उपकरण है जिसे कुछ वर्ग मील के रेजोल्यूशन के साथ उत्तरी अमेरिका के ऊपर हवा की गुणवत्ता को लगातार मापने के लिए डिजाइन किया है। अब आगे बात करें टेम्पो मिशन का किस प्रोग्राम का हिस्सा है, तो ये नासा के अर्थ वेंचर इंस्ट्रूमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। अब आगे बात करते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A के बारे में। तो होता क्या है कि 2021 में रक्षा मंत्रालय ने IAF को 83 स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान MK-1A की आपूर्ति के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, ये नाम आप ध्यान रखिएगा, के साथ 48,000 करोड़ के सौदे पर हस्ताक्षर किए जो कि मौजूदा LCA MK-1 से अधिक सक्षम और लड़ाकू है। मतलब वर्तमान में अभी LCA MK-1 है और ये जो हमारा हल्का लड़ाकू विमान है MK-1A, ये उससे अधिक सक्षम भी है और लड़ाकू विमान भी है। और अब क्या हो रहा है कि अब जो है भारतीय वायुसेना 90 LCA MK-1A लड़ाकू विमान का ऑर्डर देने का विचार कर रही है। अनुबंध के अनुसार फरवरी 2024 में भारतीय वायुसेना को 3 LCA MK-1A और अगले 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 16 विमान दिए जाएंगे। अब आगे बात करते हैं उष्णकटिबंधीय ग्लेशियर को लेकर क्या जारी किया गया, कैसा रिपोर्ट आया। तो रिपोर्ट में बताया गया कि अल नीनो वर्ष 2026 तक इंडोनेशिया के दुर्लभ उष्णकटिबंधीय ग्लेशियरों को बर्बाद कर सकता है। कहां के? इंडोनेशिया के। उष्णकटिबंधीय ग्लेशियर विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। केवल अपनी अधिक ऊंचाई के कारण ही जीवित रहते हैं ये जो ग्लेशियर हैं। और शोधकर्ताओं का कहना है कि जो कभी पानी जो है वो बर्फ के रूप में गिरती थी जब वर्षा होती थी, और अब वो बारिश के रूप में गिर रही है जिससे बर्फ पिघलने की गति तेज हो रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार जो आई है रिपोर्ट, उसके अनुसार इटर्निटी ग्लेशियर वर्ष 2026 से पहले गायब हो सकते हैं क्योंकि अल नीनो पिघलने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। अब इटर्निटी ग्लेशियर कहां है? इंडोनेशिया में है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कुछ बचे ग्लेशियरों जो हैं वो हैं काटेसट पिरामिड, ईस्ट नॉर्थ वॉल फिरन, ये सब इंडोनेशिया में स्थित हैं। इंडोनेशिया के पापुआ के अलावा जो उष्णकटिबंधीय ग्लेशियर हैं वो दक्षिण अमेरिका का इंडीज है, अफ्रीका का किलिमंजारो है, माउंट केनिया और रेवेनजोरी पहाड़ों में पाए जाते हैं। तो ये तो रहा दोस्तों आज का करंट अफेयर। अगर आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपको मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।